नमस्कार दोस्तों, मैं संजय मीना और आप देख रहे हैं AK24 आपका खबरी। साक्षात्कार की इस कड़ी के अंदर आज हम आपको सरदार सर की एक ऐसी शख्सियत जो छात्र जीवन के अंदर बहुत ही शानदार क्रिकेट के प्लेयर भी रहे और जैसे जैसे छात्र जीवन बीता उसके बाद में आए तो राजनीति के अंदर आए और ऐसा मुकाम हासिल किया कि लगातार दूसरी बार पार्षद बन के आए अपने वार्डों से। उस पहले कार्यकाल के अंदर अपने सत्ता में रहते हुए और बहुत ही शानदार काम भी करवाए। मैं बात कर रहा हूं कि अपने कार्यकाल के अंदर एक पूरी कम्युनिटी को एकजुट बना करके और अपने भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड भी बनाया और साथ साथ में सत्ता में रहते हुए उन्होंने बहुत ऐसे विकास कार्य करवाए जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। प्रथम बार में ऐसे शख्सियत मैं मिलाने जा रहा हूं वार्ड नंबर 17 के पार्षद प्रतिनिधि और पूर्व में वार्ड नंबर 14 के पार्षद गंगाराम जी टाक से मिलाने जा रहा हूं। हमारे बीच में आज वो साक्षात्कार के रूप में हमारे चैनल पर मौजूद है। सर, आपका पहले बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर और आपसे सवाल ये रहेगा कि आप पहली बार में अच्छे मार्जिन से चुनाव जीत के आए वार्ड नंबर 14 से 13 नंबर वार्ड पूर्व में, तो उस समय आपने पार्षद रहते हुए ऐसे कौन से विकास के आयाम स्थापित किए जो दूसरी बार आपने पार्षद प्रतिनिधि के तौर पर आप पार्षद के रूप में आपकी पत्नी को जिता कर लाए और अच्छे मार्जिन से जिता के लाए जहां पर बहुत ही कल्पना नहीं की जा सकती थी इस बार। आप लोगों का धन्यवाद जो मेरे को एक छोटे से कार्यकर्ता को आज इतनी बड़ी बात बोली है। मैं पहला 2015 का चुनाव लड़ा था। उस टाइम में हमारे वार्ड में समस्याएं तो ना के बराबर थी, लेकिन मूलभूत समस्याएं थी, जैसे बिजली की समस्या थी और पानी की समस्या थी और एक हॉस्पिटल की, जो हमारे ये 7 वार्डों को कवर करता है। जो सूबेदार की टंकी पे आपने जो देखा है हॉस्पिटल, उसको मेरे जो प्रथम कार्यकाल था उसमें निर्माण करवाया था, जो राजेंद्र जी से घोषणा करवाई गई थी हमारे द्वारा। ये हमेशा से ही कांग्रेस के वार्ड रहे हैं। इसमें कमल जी पुजारी और प्रभाकर जी जोशी का वर्चस्व रहा है इन वार्डों में। इन दोनों वार्डों में जीतना हमारे लिए मुश्किल नहीं, नामुमकिन का सवाल था, जो हम लोगों ने जीत हासिल की थी। और उसी जीत के क्रम में हमने विकास के कार्य में हमने ट्रांसफार्मर लगवाया, जो आज नहीं करते। वार्ड की समस्या जो बिजली की सबसे मूलभूत समस्या थी वो ख़त्म हो गई और एक हॉस्पिटल बनवाया था मेरे अपने कार्यकाल में, जो 2018 में राजेंद्र जी राठौड़ द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। इसके में भी बहुत जटिल समस्याएं थी, इसको निर्माण कराने में और इसकी NOC में बहुत टाइम लगा, जिसके लिए मेरे को 2 साल लगे, लेकिन अंततः हमने इसमें जीत हासिल की। आपके 2015 के अंदर आपकी कम्युनिटी के नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा कि चेयरमैन इस बार आपके समाज से बनाएंगे। आपको नहीं लगता कि सुषमा जी पिंचा ने बनकर आपको कुछ नज़रअंदाज किया? जी नहीं, उसमें हमने कोई कम्युनिटी पे चुनाव नहीं लड़ा था। ये एक सदाशहर की हमारे समाज की एक बहुत बड़ी है, जिसमें नाम लिया जाता है कि माली चेयरमैन होना चाहिए। लेकिन दोनों ही पार्टियों में ऐसा नहीं है कि जीत कर नहीं आते हैं, लेकिन जो सक्षम होता है वो ही चेयरमैन बनता है। हम लोग तो प्रथम बार जीत के गए थे। हमारा कार्य एक बार मौका भी मिला था मुरलीधर जी को, 2010 में जो डायरेक्ट फाइट हुई थी उसमें वो चुनाव लड़े भी थे। 500-432 वोटों से वो हारे भी थे, लेकिन वो एक बढ़िया मार्जिन था। उस टाइम में हम जीत सकते थे, लेकिन वो कुछ एक कमियों की वजह से चुनाव हार गए थे। लेकिन हाँ, एक लालसा होती है समाज में भी, एक लालसा होती है कि हमारी कम्युनिटी का एक चेयरमैन बने। वो कभी न कभी तो बनेगा ही, लेकिन कोशिश जारी है। आपने राजेंद्र विद्यालय ट्रस्ट और शांति निकेतन का आपने उपचुनाव के अंदर खूब जोर जोर से आपकी पार्टी ने और आपके द्वारा ही वो मुद्दा उठाया गया था। अब वो कहाँ तक वो कार्रवाई पहुंची है, कुछ बताएंगे? जी, राजेंद्र विद्यालय और शांति ट्रस्ट जो एक तरह की सामाजिक संस्था है, जो राजेंद्र विद्यालय जो सेवा दे रहा है स्कूल के, आज गरीब बच्चों को वहाँ पे पढ़ाई मिल रही है, उसके लिए खेल मैदान घोषित किया गया था। राजेंद्र विद्यालय ट्रस्ट जो जिन्होंने इसको स्थापित किया, उनके द्वारा ये ज़मीन दान दी गई थी, जिस पे भूमाफियाओं ने कब्जा किया। उसकी कार्रवाई में हम लगे हुए हैं। इसके लिए हम हाईकोर्ट भी जा रहे हैं। अब जो डॉक्यूमेंटली हमारे पास कागज़ हैं उनकी तैयारी पूरी लगी हुई है, थोड़े बहुत और कम है, वो भी पूरे हो जाएंगे। उसके बाद में इसको ज़मीन को राजेंद्र विद्यालय और शांति ट्रस्ट को ये ज़मीन वापस से हैंड ओवर करा कर रहेंगे। इसके लिए चाहे मेरे को किसी भी हद तक जाना पड़े, चाहे कितना भी पैसा लगे, वो मैं लगाऊंगा।
आप युवा पार्षद रहे हैं और पूरे देश के अंदर नरेंद्र मोदी की लहर भी चल रही है, उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी सरदार सर लोकल में चुनाव हारती है, इसके पीछे के कोई कारण? राजनीति एक बड़ा अखाड़ा है, इसमें कोई नरेंद्र मोदी जी की लहर चल रही है वो बढ़िया है, लेकिन यहाँ की राजनीति कुछ अलग मायने रखती है। यहाँ पे वोट बैंक का तुष्टीकरण होता है। यहाँ पे यह नहीं है, भारतीय जनता पार्टी एमपी के चुनाव में सदासर से 50,000 मार्जिन लेके चलती है, लेकिन यहाँ पे के एक जातीय समीकरण बन जाता है। उस टाइम में कुछ एक वोट बिखर भी जाते हैं, जो बीजेपी के मूलभूत वोट बैंक है वो निकल जाता है, जिसकी वजह से यहाँ से चुनाव हारते हैं। बाकी इस तरह का कोई लंबा चौड़ा प्रभाव नहीं पड़ता है। आपके कुछ दिन पहले मैंने अपने चैनल के ऊपर कांग्रेस के वार्ड नंबर 14 के पार्षद नरेंद्र नाई यानी कि पिंटू जी से हमने सीधा साक्षात्कार लिया था। उस समय उन्होंने बताया था कि आपके आप द्वारा जो हॉस्पिटल बनाया गया था सूबेदार जी टंकी के, वो बता रहे थे कि हमने उनसे पूछा था कि आपके कार्यकाल के अंदर और डॉक्टर की अव्यवस्थाएं वहाँ रहती है, डॉक्टर नहीं रहते, तो उन्होंने बताया था कि एनजीओ के द्वारा वहाँ चलाया जा रहा है। तो इस बीच एनजीओ की जो बात आई, तो इस बात में कितनी सच्चाई है कि वहाँ एनजीओ के द्वारा कार्य हो रहा है? जनवरी 2018 में ये दोनों हॉस्पिटल, सूबेदार की टंकी और रामनगर बास का हॉस्पिटल, ये एनजीओ को दिया गया था पीपीपी मोड पे। जनवरी 2018 से लेकर नवंबर 2021 तक ये हॉस्पिटल एनजीओ चला रहा था। इस एनजीओ में उनको भुगतान होता था, उसमें टाइमली डॉक्टर भी थे, इसमें जितनी भी पोस्टें थी वो सब भरी हुई थी। लेकिन 24 जनवरी 2021 को ये दोनों ही हॉस्पिटल को सरकार ने अपने हैंडओवर में ले लिया। उसके बाद से लेकर आज तक यहाँ पे डॉक्टर की कोई व्यवस्था नहीं है। अभी उपचुनाव में अनिल जी शर्मा ने घोषणा की थी कि मैं डॉक्टर लगा दूंगा, जो आज तक तो पूर्णतः डॉक्टर कोई लगा नहीं है। आज नहीं निकलते, यहाँ 9 वार्ड प्रभावित होते हैं इससे। 11 नंबर, 12 नंबर, 13 नंबर, यहाँ से 14 नंबर, 15 नंबर, 16 नंबर, 17 नंबर, 18 नंबर, 19 नंबर वार्ड, जिसमें 18 नंबर वार्ड एससी का वार्ड है, शेड्यूल कास्ट है, जो इससे प्रभावित होती है। यहाँ पे 2021 नवंबर 2021 तक यहाँ की डेली की ओपीडी 150 से 200 के आसपास रहती थी और यहाँ पे अच्छी व्यवस्था भी थी। जो एनजीओ को दिया था उसकी भी व्यवस्था अच्छी थी। यहाँ पे जनवरी 2020 में जो अपना मार्च में 2020 में जो कोरोना काल था, उसमें वैक्सीनेशन सदासर में कोई भी हॉस्पिटल में आप पता कर लीजिए, सीएससी के अलावा जहाँ पीएससी है वहाँ पे 7,000 वैक्सीनेशन इस हॉस्पिटल में हुआ है, जो इतनी ज़बरदस्त व्यवस्था थी। जो ये लोग कह रहे हैं कि इस हॉस्पिटल आज एनजीओ है, एनजीओ के पास नहीं है, गवर्नमेंट के हैंडओवर हो चुका है 24 नवंबर 2021 को। पिंटू जी को शायद ज्ञात नहीं होगा, क्योंकि वो बड़े नेता हैं, वो भवनलाल जी पंडित जी के आसपास रहने वाले, इर्द गिर्द घूमने वाले नेता हैं, हवाई नेता हैं। उनको ये मालूम नहीं है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। वो सिर्फ अपने झोला छाप के टाइप में काम करते हैं। आपसे सवाल रहेगा कि वर्तमान नगरपालिका की जो कार्यशैली है, काफ़ी पार्षद और अधिकारी वगैरह सब नाराज हैं, उस नगरपालिका की जो वर्तमान कार्यशैली है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नगरपालिका एक ऐसी कार्यकारी एजेंसी है जिसमें जनता डायरेक्ट जुड़ती है। जनता की मूलभूत सुविधा होती है, जैसे कि घर मोहल्ले की सफाई, सड़कों का मरम्मत कार्य, ये सब उनका डायरेक्ट काम होना चाहिए। यहाँ पे ये जो लड़ाई चल रही है, छिंटा छाण चल रही है, इसमें कोई ये कहने की बात नहीं है, इनको आपस का मतभेद है। ये मतभेद कभी पूर्ण नहीं हो सकता। जहाँ पे स्वार्थ की बात आ जाती है ना, तब ये लड़ाइयाँ बनती है। और इसमें ऐसा लग रहा है कि ये एक प्रोपेगेंडा है। कोई, मेरे को इतना नहीं लगता है कि इन्होंने अपनी आपसी लड़ाई है क्योंकि इसमें मेरे को लग रहा है कि जो मूलभूत जाट वोट बैंक है, ये उसको राजगण चौधरी और विधायक महोदय, ये दोनों आपस में बैठकर एक गेम प्लान किया गया है, ताकि इनको वोटों को अगले 2023 के चुनाव में अलग ही रखा जाए। जो इस चुनाव में आपने उपचुनाव में देखा होगा, 46,000 वोट बैंक आरएलपी को गए, वो वोट ऐसे ही नहीं गए, वो एक सोची समझी चाल के साथ गए, और यही उनका अगला टारगेट है, ताकि अनिल शर्मा वापस से विधायक यहाँ सदासर से बन जाए। आपसे सीधा सवाल रहेगा, 2023 विधानसभा चुनाव आने वाला है और 2023 विधानसभा चुनाव के अंदर आप भारतीय जनता पार्टी से किसको अपना मतलब उम्मीदवार समझेंगे? हमारा उम्मीदवार फूल का निशान है। 2023 का चुनाव है, वो हमारे फूल के निशान पे होता है। चाहे भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता हो, उसका फूल का निशान ही होता है। कार्यकर्ता चाहे नाराज हो चाहे राजी हो, उसके लिए कोई मायने नहीं रखता है, वो सिर्फ फूल के निशान को देखता है। कार्यकर्ता वही रहता है।
और बात रही कि 2023 की, अभी फ़िलहाल तो ऐसा लग रहा है कि चुनाव 2023 का बहुत अच्छा होने वाला है। उसमें भारतीय जनता पार्टी निष्पक्ष रूप से जीतेगी और जो जो हालात अभी नगर पालिका में बने हैं और पंचायत समिति में जो बने हुए हैं, इससे ऐसा ही लग रहा है कि सरदार शहर की जनता समझ चुकी है और पंडित जी का जो ये माहौल प्रोपेगेंडा है वो भी जनता समझ रही है, जो बनाते हैं ये भी एक समझ चुकी है। इस बार जनता बीजेपी के साथ वोट बैंक रहेगी। आपको नहीं लगता कि लगातार भारतीय जनता पार्टी की गुटबाजियों के चलते चुनाव हार रही है और उपचुनाव में भी गुटबाजियां देखने को मिली थी? क्या लगता है 2023 के विधानसभा चुनाव में गुटबाजियां मिलेगी आपको? नहीं, 2023 में चुनाव में अब इस बार नहीं लगता कि गुटबाजी होगी और ऐसी गुटबाजी हर चुनाव में होती है। जो कार्यकर्ता जो होती है वो अपने गुटबाजी के हिसाब से नहीं चलते, वो अपने फूल के निशान के हिसाब से चलते हैं। गुटबाजियाँ देखिए हर पार्टी में होती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक भारतीय जनता पार्टी में गुट होते हैं, सभी के अलग-अलग गुट होते हैं। लेकिन हमारे पार्टी में एक सीधा-सा कारण है, यहाँ पे कोई गुटबाजी का सिद्धांत नहीं चलता है, यहाँ पे सिर्फ वोट का सिद्धांत चलता है। अपनी पार्टी के लिए काम करना है, पार्टी के लिए भागना है, पार्टी के लिए जो पार्टी का ऊपर से प्रोटोकॉल आता है उसको फॉलो करना है। लगातार आप पिछली बार पार्षद रहे थे, इस बार आपकी धर्मपत्नी पार्षद है, तो आपको ये महसूस नहीं हो रहा कि नगरपालिका बनने के बाद में सिर्फ आम बैठक नगरपालिका के द्वारा एक बार ही बुलाई गई थी, उसके बाद में अब तक आम बैठक न बुलाना ये किस मुद्दे की ओर लेके जा रहा है? ये एक सिस्टम ये बताता है कि राजगढ़ चौधरी अदरवाइज कुछ काम नहीं करना चाहते, मतलब वो अपनी सत्ता है, जो अपना जो चेयरमैन का पद है वो उसके इर्द गिर्द घुमाना चाहते हैं पूरे सदा शहर को, ये उनका सोच है। और मेरी मायने में यही लगता है कि आज जहाँ पे अपने बराबर के कैडर के नेता होते हैं ना, वो यही समझते हैं कि मैं ये सारे सिस्टम मेरे आसपास ही रहे, इसीलिए वो साल में एक मीटिंग करवाते हैं। इस बार तो मीटिंग हुई भी नहीं, उन्होंने 2 मीटिंगें करवाई है। 2021 में प्रथम मीटिंग हुई थी जो जब वो चेयरमैन बने थे, उसके बाद 2022 में वो मीटिंग भी इनकी फेल ही हो जाती, लेकिन वो लास्ट मोमेंट में इन्होंने कैसे सेटअप किया वो सिस्टम वो खुद जाने, उनकी राजनीति है। और बात रही कि वो सत्ता का ध्रुवीकरण नहीं करना चाहते, वो बांटना नहीं चाहते। यहाँ पे क्या है कि कमेटियाँ बनती है नगर पालिका में, वो कमेटियाँ बनाने के बाद पावर सत्ता में जो उनके कमेटियाँ में जो अध्यक्ष बनता है उनके हाथ में आ जाती है, वो ये देना नहीं चाहते, ये सारा सिस्टम अपने हाथ में रखना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के उपनेता प्रतिपक्ष और नेता प्रतिपक्ष नगरपालिका के द्वारा और आपके द्वारा दूसरी जो मीटिंग थी उसके अंदर के सौंदर्यीकरण के नाम पर आपने आरोप लगाए थे और बड़े होल्डिंग बैनर भी लगाए गए थे, तो वो मुद्दा अब तक कहाँ तक सच्चाई है कि अब वो सफाई होने लग गई? जी बिल्कुल भी नहीं, आज भी वही हालात हैं। आज भी सदा शहर के अंदर आप कोई से भी वार्ड में चले जाओ, आपको ऐसा लगता है। तो मैं अपने वार्ड की हालात बता देता हूँ। आज 15 दिन हो गए सर, मेरे वार्ड में टेम्पो नहीं आ रहा है। टेम्पो की जो सुविधा है सुबह घर घर कचरा संग्रहण की, उसके हालात ही हैं। आज 15 दिन हो गए वो टेम्पो नहीं आ रहा और उसका बिलिंग होता है। पिछले 2 बार या 3 बार पहले भी वो 1-1 महीने तक नहीं आया। मैंने शिकायत भी की थी, लेकिन यहाँ पे क्या है कि सीधी सी बात है, शिकायत का कोई तवज्जो नहीं दिया जाता। सिर्फ एक हाथ से लगे हुए हैं कि माल जितना सोरना है वो सोर लो। उनका एक ही टारगेट है, कांग्रेस का यही सिस्टम रहा है, जितना सोरना है वो, जितना खींचना है उतना नगर पालिका से खींच लो। यही अब इनका सिस्टम बना हुआ है और यही है खेल चल रहा है। तो ये थे हमारे साथ वार्ड नंबर 17 के पार्षद प्रतिनिधि गंगाराम जी टाक। आप देखते रहिए AK24 आपका खबरी, मैं संजय में।